बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा, आपका फिजिक्स टीचर। आज बेटा हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल लेके आए हैं, डिस्कस कर रहे हैं। उस आर्टिकल का जो नेम है वो हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इनर्शिया क्या होता है, फिर हम चलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। आइए बेटा हम समझते हैं कि जो इनर्शिया है इसका मतलब होता है जिद। अब सर किस चीज की जिद? बेटा हमारे पास स्पीड ना चेंज करने की जिद, या हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज की जो स्टेट है वो ना चेंज करने की जिद। स्टेट अगर वो रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट की स्टेट ना चेंज करने की जिद, या मोशन की स्टेट है तो मोशन की स्टेट ना चेंज करने की जिद। अब इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। इस चीज को हम समझेंगे दो एग्जांपल से। पहले एग्जांपल ये है मेरे पास कि लेट्स सपोज मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक ट्रक है एक साइकिल है, और ये दोनों स्टार्टिंग में ही हमारे पास यहाँ पे रेस्ट की स्टेट के अंदर मौजूद है, और दोनों के ऊपर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता हूं। तो मैं फील करता हूं कि ये जो हमारा ट्रक है, ट्रक बेटा हमारे पास ज्यादा जिद करता है कि मेरी जो स्पीड है वो चेंज ना की जाए, और जब वो ज्यादा जिद करेगा तो इसकी स्पीड के अंदर जो चेंज आएगा वो कम आएगा। और अगर देखा जाए तो साइकिल जो है इसका मैस कम है, और मैस कम होने की वजह से ये हमारे पास क्या करेगा, कम जिद करेगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड के अंदर जो चेंज आएगा वो हमारे पास ज्यादा चेंज आएगा। जहां पे इसकी स्पीड के अंदर कम चेंज आएगा और इसकी स्पीड के अंदर ज्यादा चेंज आएगा। और स्पीड के अंदर चेंज होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन पैदा होना। फिर मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कम पैदा हुआ है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो ज्यादा जिद कर रही है कि मेरी स्पीड ना चेंज हो। तो स्पीड ज्यादा चेंज नहीं होगी तो कम एक्सेलरेशन पैदा होगा। और यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा हुई है वो कम पैदा हुई है, और यहाँ पे स्पीड ज्यादा चेंज हो रही है। अगर स्पीड ज्यादा चेंज हो रही है तो फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, ज्यादा प्रोड्यूस हुई है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ट्रक हैव मोर इनर्शिया देन साइकिल। अब यही चीज हम एक दूसरी एग्जांपल से समझते हैं। इस तरह की मिलती जुलती एग्जांपल यहाँ पे तो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे दोनों रेस्ट के ऊपर थे, और वो जिद कर रहे थे कि इसकी जो रेस्ट की स्टेट है वो चेंज ना की जाए, मोशन के अंदर ना लेके आई जाए। अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर ये कि ये दोनों जो बॉडीज हैं वो ऑलरेडी मूविंग कंडीशन के अंदर है, दोनों हमारे पास सेम स्पीड से मूव करती हुई आ रही हैं, और यहाँ पे इन दोनों को रोकने के लिए मैं सामने से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करता हूं। जैसे बेटा मैं इन दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट करूंगा तो मैं फील करूंगा कि ये जो हमारे पास ट्रक है, ट्रक ज्यादा जिद कर रहा है कि मुझे ना रोका जाए ना रोका जाए ना रोका जाए। क्यों ज्यादा जिद कर रहा है? क्योंकि इसके पास मैस ज्यादा है, और जैसे ही मैं इस बॉडी के ऊपर मीन की जो साइकिल है इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो वही फोर्स इसको पे एक्ट करूंगा, तो वो थोड़ी सी जिद करेगी और वो हमारे पास फौरी रुक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ फिर कि यहाँ पे इसका मैस ज्यादा होने की वजह से इसके पास इनर्शिया ज्यादा है, और इसके पास इनर्शिया जो है वो ज्यादा है, और इसके पास इनर्शिया कम है। और एक और चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉडीज है वो ऑलरेडी मोशन के अंदर है। अगर ये ऑलरेडी मोशन के अंदर है तो वो चाहती हैं कि वो मोशन के अंदर रहे, इनकी जो स्टेट है वो रेस्ट मीन के मोशन की स्टेट जो है वो चेंज ना की जाए, मीन के वो मोशन के अंदर रहना चाहती हैं और उनकी स्टेट ना चेंज की जाए। तो स्टेट ना चेंज करने की जिद जो है वो ज्यादा जिद कौन कर रही है? जो ट्रक है वो ज्यादा जिद कर रहा है कि उसकी मोशन की जो स्टेट है वो चेंज ना की जाए, और जो साइकिल है वो हमारे पास जो है वो कम जिद कर रहा है, लेकिन उसकी जो स्टेट है वो फौरी फौरी रेस्ट की हालत में आ जाती, चेंज हो जाती। तो फिर यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ कि जो ट्रक है इसका इनर्शिया ज्यादा है साइकिल की निस्बत। ठीक है, दोनों के अंदर हमारे पास बात सेम है, लेकिन फर्क ये कि यहाँ पे जो स्टेट है वो रेस्ट से हम मोशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो ट्रक है वो ज्यादा जिद कर रहा था, और यहाँ पे हम मोशन से रेस्ट के अंदर लेके जाना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो तब भी हमारे पास जो है वो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा था, और स्पीड ना चेंज करने की जो जिद थी वो ज्यादा थी। अगर ज्यादा थी इसका मतलब है कि वहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कम थी। अब बेटा यहाँ पे के कंसेप्ट से मैं यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है, 3 डिफाइन मैंने मेंशन किए, और तीनों कॉन्सेप्ट आपने याद रखने हैं, और तीनों में से कोई भी अगर आप मेंशन कर देंगे बुक वो अपने पेपर के अंदर तो तीनों को तीनों ठीक होंगी, तीनों में से कोई भी।
अब हमारे पास पहली डेफिनेशन मैंने मेंशन की है, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट। बेटा रेजिस्ट का मतलब होता है मुजाहिमत करना, और किस चीज की मुजाहिमत? स्पीड ना चेंज करने की मुजाहिमत। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारे पास जो बॉडी है वो हमारे पास स्पीड ना चेंज करने की मुजाहिमत करे, तो उसको हम कहते हैं इनर्शिया। लेकिन यहां पे हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसका मतलब है, मोमेंट का मतलब तो होता है घुमाव, कि मतलब घूमती हुई बॉडीज का स्टेट ना चेंज करने की जिद। अब अगर आप एक छोटी सी एग्जांपल लें, तो जैसा कि मेरे पास दो फैन हो, एक मेरे पास मेटल का फैन हो, एक मेरे पास प्लास्टिक फैन हो, और दोनों के पास टेंडेंसी है कि वो रोटेट कर सकते हैं, और अगर मैं दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाऊं तो आप फील करेंगे कि वो जो हमारे पास मेटल का फैन है वो हमारे पास ज्यादा जिद करेगा कि मेरी स्पीड ना चेंज की जाए। लेकिन हमारे पास वही अमाउंट ऑफ फोर्स अगर मैं वो उसके ऊपर एक्ट करूंगा प्लास्टिक के फैन के ऊपर, तो वो अपनी स्पीड को चेंज करने की कम जिद करेगा और वो जल्दी स्पीड चेंज कर लेगा। तो फिर इसका मतलब ये कि यहाँ पे दोनों जो हैं दोनों घूम रहे हैं, और ये जो हमारे मेटल का फैन है वो हमारे पास घूमने में ज्यादा जिद कर रहा है, और लेकिन हमारे पास जो प्लास्टिक का फैन है वही घूमने में कम जिद कर रहा है। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर कोई बॉडी घूम सकती है तो घूमते हुए अगर वो अपनी स्टेट ना चेंज करने की ज्यादा जिद करे तो उसके पास भी मूवमेंट ऑफ, उसके पास भी इनर्शिया है, लेकिन वो जो इनर्शिया है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट द एंगुलर एक्सीलरेशन, कि ऐसी बॉडी जो बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जो मुजाहिमत करे, इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए, कि वो अपने एंगुलर एक्सीलरेशन को चेंज नहीं करना चाहती या पैदा नहीं करना चाहती, या दूसरे अल्फाज में स्पीड चेंज नहीं करना चाहती, या स्पीड चेंज को भी क्या करे, रेजिस्ट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ पे अगर दूसरी डेफिनेशन देखी जाए बेटा, दूसरी डेफिनेशन सिंपल ये होगी कि टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। बॉडी की ऐसी सलाहियत या ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो चाहती है कि वो उसी स्टेट के अंदर रहे जिस स्टेट के अंदर मौजूद थी। जैसा कि अगर वो रेस्ट के अंदर मौजूद थी तो वो मेंटेन अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, या हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन के अंदर थी तो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को मेंटेन करना चाहती है। तो इस बॉडी की इस प्रॉपर्टी को भी हम इनर्शिया कहते हैं। और यहाँ पे लास्ट इसकी डेफिनेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेटा ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आई फार्मूले से। मैं फार्मूला लिख देता हूं और फार्मूला हम आगे जाके समझते भी हैं। तो फार्मूला बेटा इसका सिंपल ये है कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। बेटा एम हमारे पास जो है वो मास है, आर बेटा जो है वो हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि बॉडी जब भी घूमती है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। एक्सिस से लेके उस बॉडी का जो हमारा मास है वहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास मास, बॉडी के मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर का दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिकल एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि प्रोडक्ट ऑफ अ मास एंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट सिंपल बेटा ये होगा, मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहाँ क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर। अगर बेटा इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो डायमेंशन लिखना कोई भी मुश्किल बात नहीं है। केजी की डायमेंशन क्या होती है? कैपिटल एम, कि मास का यूनिट है, और मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो ये कैपिटल एल हो जाएगा, एल का स्क्वायर। और यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा कि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? ये हमारे पास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास। सबसे पहले हम पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, उसके बाद हम रिजिड बॉडी के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। उसके लिए आपने कंसीडर ये करना है कि लेट्स सपोज आपके पास एक पॉइंट मास है, और उस पॉइंट मास को आपने एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच किया हुआ। ये मेरे पास एक मैसलेस रॉड है, और उस मैसलेस रॉड के एक एंड के ऊपर आपने एक पॉइंट मास अटैच किया। यहाँ पे तो मैंने बहुत बड़ा करके मैस बनाया है ताकि हमें नजर आए, लेकिन वैसे हकीकतन जो पॉइंट मैस है इतना सा मैस है जो इस तरह एक छोटा सा पॉइंट है। एक मैसलेस रॉड आपने कंसीडर किया, उसके साथ मेरे पास एक पॉइंट मैस अटैच किया हुआ है, और उस मैसलेस रॉड का जो दूसरा एंड है
वो आपने एक फ्रिक्शनलेस बेरिंग के साथ अटैच किया हो जो कि पिवट पॉइंट के ऊपर मौजूद है। याद रखना है हमारे पास कि जो पिवट पॉइंट होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जिसकी बॉडी जो होती है वो घूम रही होती है। ठीक है, जो मैंने 3-4 बातें बताई, ये 3-4 बातें आपने एक्सप्लेनेशन में लिखी। एक्सप्लेनेशन में देख लेते क्या मैंने चीज मेंशन की। कंसीडर अ पॉइंट मैश अटैच टू द वन एंड ऑफ मैसलेस रॉड। आपने एक पॉइंट मैश कंसीडर किया और उस पॉइंट मैश को आपने मैसलेस रॉड के एक एंड के साथ अटैच कर दिया। एट अदर एंड ऑफ मैसलेस रॉड इज अटैच टू द फ्रिक्शनलेस बेरिंग एट अ पिवट पॉइंट। कि ये जो हमारे मैसलेस रॉड का जो दूसरा एंड है वो आपने एक पिवट पॉइंट के साथ अटैच करना है, सॉरी फ्रिक्शनलेस बेरिंग के साथ जो कि पिवट पॉइंट के ऊपर मौजूद हो। और नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि लेट द सिस्टम बी हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे जो सिस्टम है वो मैंने बिल्कुल यहाँ पर रखा हुआ है, किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, लेकिन हकीकतन ये जो सिस्टम, ये जो हमारा प्लेन है वो हमारे पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। और हॉरिजॉन्टल का मतलब ये कि ये हमारा मैसलेस रॉड, इसके इस जगह पे हमारे पास पॉइंट मैश अटैच है और ये जो हमारे पास रॉड है वो इस तरह रोटेट कर रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास आपने काम ये करना है कि जो पॉइंट मैश है इस पॉइंट मैश के ऊपर एक फोर्स एक्ट करनी है। और याद रखिएगा कि जो आप फोर्स इफेक्ट करेंगे वो इस रॉड के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे आप इसके ऊपर फोर्स इफेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में होगा ये कि ये जो हमारे पास रॉड है ये हमारे पास इस मैच के साथ इस तरह घूमना शुरू कर देगा। जैसे ये घूमेगा तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगी और वो जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि आप फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, आपने एक फोर्स इफेक्ट करनी बॉडी के ऊपर जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए मैसलेस रॉड की। तो एक्टिंग ऑन द मैस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड दिस विल एक्सेलरेट द मैस। कहते हैं कि ये जो आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी को क्या करवाएगी, एक्सेलरेट करवाएगी। अब ये हमारे पास सारी एक्सप्लेनेशन थी। और याद रखिएगा कि मैंने यहाँ पे मैसलेस रॉड लिए और पॉइंट मैश लिए। हकीकत में पॉइंट मैश हम कहीं पर भी नहीं लेते और मैसलेस रॉड होता ही नहीं। लेकिन जब भी हम डेरिवेशन ले प्रूव करते हैं या डेरिवेशन में की कोई भी फार्मूला हम ड्राइव करते हैं तो उसके लिए हम आइडियल कंडीशन लेते हैं। तो आइडियल कंडीशन हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे पास जो एरर है वो कम से कम आए। तो यहाँ पे मैंने जो मैसलेस रॉड और जो पॉइंट मैश लिए वो इसलिए लिए कि ताकि मेरे पास ये जो सिस्टम है वो हमारे पास आइडियल सिस्टम बन जाए। और यहाँ पे जो मैंने बेरिंग लिया था वो भी फ्रिक्शनलेस बेरिंग लिया था। आइए हम इसकी डेरिवेशन करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला प्रूव करने के लिए। बेटा आपने यहाँ पे देखा है कि जब भी मैं इस पॉइंट मैश के ऊपर एक फोर्स एफ एक्सर्ट करता हूँ तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में ये जो हमारे पास मैश है वो करता है एक्सेलरेट अकॉर्डिंग टू हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमारे पास जब भी हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है और उस एक्सेलरेशन का बेटा जो फार्मूला होता है वो F इज इक्वल टू ma होता है। इस इक्वेशन को हमने नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हमें देखना ये कि ये जो फोर्स है काम क्या करती है। ये फोर्स हमारे पास मैश को रोटेट करवाती है। तो मैंने लिखा हुआ है दिस फोर्स या फोर्स विल कॉज द मैश टू रोटेट अबाउट अ पॉइंट ओ। ये जो फोर्स है वो क्या करेगी, इस मैश को रोटेट करवाएगी किसके गिर्द, पॉइंट ओ के गिर्द। और इस पॉइंट ए के मीन की जो मैश है ये हमारे पास ये जो फोर्स है ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन पैदा करेगी इस पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उसको हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको हम रिलेट करेंगे किससे, अल्फा से। क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए कि जब भी बॉडी हमारे पास सर्कल की बाउंड्री के ऊपर घूम रही होती है तो बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के किसी पॉइंट के ऊपर जो उसकी एक्सेलरेशन होती है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है। और सेंटर ऑफ सर्कल के ऊपर जो एक्सेलरेशन बनेगी, जो वेलोसिटी का चेंज आएगा उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे। अब हमारे पास इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और ये जो हमारे पास अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन, इन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है उसके लिए हमने पीछे एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको मैं ए टी क्या देता हूं क्योंकि हमारे पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम ये जो हमारे पास ए टी है इसको उठा के हम पुट कर देते इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जब मैं एक इक्वेशन नंबर 1 में 1 के अंदर पुट करता हूं तो मेरे पास ये क्या बनती है, ये बनती है F इज इक्वल टू एम, ए की जगह में मैं पुट करता हूं आर अल्फा तो ये बन जाएगा आर एम इंटू आर अल्फा। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट आपने ये काम करना है कि आपको ही जो अबव इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन के साथ
इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों साइड पे आपने आर मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने लिखा हुआ कि मल्टीप्लाइंग आर बोथ साइड। तो जब मैं बोथ साइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन फर्दर बनेगी, क्या बनेगी, आर एफ इनटू, जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आर इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एम आर स्क्वायर इनटू अल्फा। बेटा आपने इस इक्वेशन को नाम देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट आपने देखना ये कि ये जो मेरे पास आर एफ है, ये आर एफ हमारे पास है टॉर्क। मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि इस केस के अंदर हमारे पास ये जो आर एफ है, ये हमारे पास क्या है, टॉर्क है, इनर्शिया। पहले मैं यहां पे रिप्लेस करता हूं कि जो टॉर्क, ये हमारे पास जो आर एफ है ये टॉर्क है, और पीछे हमारे पास बच गया एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। हम यहाँ पे काम ये करेंगे, इस इक्वेशन को 2 की नाम देने की बजाय मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास रोटेशनल एनालॉग है किस इक्वेशन का, एफ इज इक्वल टू एम ए का। रोटेशनल, मैंने एनालॉग के बारे में आपको पहले ही बताया। एनालॉग हमारे पास जो होती है वो हमारे पास रिप्लेसमेंट होती है। यहाँ पे ये टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर जो है ये हमारे पास रिप्लेसमेंट है किस फार्मूले की, एफ इज इक्वल टू एम ए की। ये वाला फार्मूला हम कहाँ पे यूज करते हैं, ये बेटा हम फार्मूला यूज करते हैं लीनियर मोशन के अंदर, और ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे किसके अंदर, रोटेशनल मोशन के अंदर। आइए हम देखते हैं कि इस मोशन और ये जो फार्मूला और इस फार्मूले के अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और हमें क्या बताते हैं। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 इन दोनों को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 के अंदर जो टॉर्क है इसको मैं रिप्लेस करूंगा एफ से, टॉर्क इज रिप्लेस्ड बाय एफ। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास काम लीनियर मोशन में फोर्स प्ले करती है, रोल प्ले करती है, वही जो टॉर्क है रोटेशनल मोशन में वही रोल हमारे पास टॉर्क प्ले करेगा। और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अल्फा इज रिप्लेस्ड बाय ए, कि इस इक्वेशन में जो अल्फा है इसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, ए से। अब इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास रोटेशनल मोशन में पैदा हो रही है, वही एक्सेलरेशन हमारे पास ए जो है वो कहाँ पैदा होगी, लीनियर मोशन में पैदा होगी। और पीछे हमारे पास सिंपल एक टर्म रह जाती एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर और ये। बेटा याद रखिएगा कि लीनियर मोशन में हमारे पास रेजिस्टिव जो बिहेवियर होता है वो हमारे पास मैच रोल प्ले करता है रेजिस्टिव बिहेवियर का, और रोटेशनल मोशन में हमारे पास जो रेजिस्टिव बिहेवियर रोल प्ले करता है वो हमारे पास अकेला एम नहीं करता, वो हमारे पास एम आर स्क्वायर करता है। तो यहाँ पर ये जो एम आर स्क्वायर है इसको हम रिप्लेस करेंगे एम से। तो आपको मेरे पास एम आर स्क्वायर है, ये रेजिस्टिव बिहेवियर है। अगर ये रेजिस्टिव बिहेवियर है तो फिर मैं इसको सिंपल ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे मैं सिंपल एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं कि एम ओ आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि आई इज कॉल्ड, यहाँ पे जो एम ओ आई है ये हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एम आर स्क्वायर है वो मेरे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फर्दर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास सिंपल, पहले मैं लिख देता हूँ कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारे से बनता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, किसका, मैस का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपल सिर्फ एक बॉडी मीन एक पॉइंट मैस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था जो था हमारे पास आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और साथ हमने वहां पे उसका टॉर्क भी निकाला था एक पॉइंट मैस का, वो हमारे पास क्या था, वो था टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। अब हमने काम क्या करना है, अभी हमने काम ये करना है कि हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिजिड बॉडी के लिए। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, बड़े रिजिड बॉडी की आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि रिजिड बॉडी वैसे कहते हैं सख्त बॉडी को, और रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके जो पार्टिकल जो होते हैं, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, इसके मॉलिक्यूल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे अरेंज है। अगर मैं इस पार्टिकल्स के ऊपर या अगर मैं इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता हूं तो उसके नतीजे में हमारे पास जो बॉडी है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो मूव करती है, लेकिन ड्यूरिंग मोशन पार्टिकल्स है इनका दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता। तो वो चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये है
पार्टिकल जो है वो फिक्स है, अगर वो फिक्स है तो इसका मतलब वो जो बॉडी है वो रिजिड बॉडी। आइए हम यहाँ पे इस रिजिड बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इतना इजी नहीं, क्योंकि जो हमारी रिजिड बॉडी होती है एक तो वो डिफरेंट शेप्स की होती है। अगर वो डिफरेंट शेप्स की है, इनके रैंडम शेप की है, तो वहां पे उस रिजिड बॉडी के ऊपर जो मैस की जो कंसंट्रेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो भी हमारे पास डिफरेंट होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ली है, इस रिजिड बॉडी की एक बेढंगम मीन की आर्बिट्रेरी शेप है कि यहाँ पे हमारे पास जो मैस है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, मतलब डिफरेंट मैस है। ये एक्सिस रोटेशन है। एक्सिस रोटेशन देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक मैस हमारे पास कम, यहाँ से यहाँ तक ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक और ज्यादा, यहाँ से यहाँ तक और कम। मेरी बॉडी होती है वहां पे मैस की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होती है। तो इसलिए हमारे पास रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए हम काम ये करते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स के ऊपर डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। अगर डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम वन बाय वन एक एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, मीन कि उनका टॉर्क निकालेंगे, और उन सारे टॉर्क को अगर मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, पूरी बॉडी का टॉर्क आ जाएगा। अब आपने काम, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में सारी चीजें मेंशन की हुई है। मैंने मेंशन की हुई है कि मोस्ट ऑफ बॉडीज हैव अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ मैस। ज्यादातर जो बॉडीज होती है उनकी जो मैस की जो कंसंट्रेशन होती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफरेंट होती है डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन। और ये जो हमारी कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद होती है, मतलब डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर डिफरेंट कंसंट्रेशन मौजूद होती है। मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। कहते हैं कि कंसिडर रिजिड बॉडी, आपने रिजिड बॉडी कंसिडर करनी है जो कि हमारे पास स्मॉल पार्टिकल्स, इनके स्मॉल पीसेस ऑफ मैसेज के ऊपर मुश्तमिल होती है, जो बनी होती है। और पहले पीस का जो मैस होता है वो M1 होता है, दूसरे पीस का मैस M2, और इसी तरह तीसरा पीस जो होगा वो M3 होगा, और इसी तरह जो लास्ट पीस होगा उसका मैस Mn होगा। और जो पहला पीस है वो हमारे पास जो हमारे पास एक्सिस रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो R1, दूसरे पीस का जो हमारे पास एक्सिस रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा वो R2 होगा। इस तरह जो तीसरा पीस होगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो R3 होगा, और जो लास्ट पीस होगा, लास्ट पीस का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो मेरे पास होगा Rn। ठीक है बेटा जी। और यहाँ पे बेटा आपने काम ये करना है, आपने यहाँ पे इस पूरी बॉडी का टॉर्क मालूम करना है। और पूरी बॉडी का टॉर्क मालूम करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे। जब पूरी बॉडी को रोटेट करेंगे तो पूरी बॉडी का टॉर्क मालूम करना बड़ा मुश्किल था, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, हमने यहाँ पे डिफरेंट मैसेज कंसिडर किए होंगे। जब मैं पूरी बॉडी को रोटेट करूंगा तो उसके नतीजे में इस बॉडी के ऊपर जितने भी मैसेज मौजूद होंगे M1, M2, M3, M4, Mn, ये सारे मैसेज जो है वो हमारे पास सेम स्पीड से घूमेंगे। जब वो हमारे पास सारे मैसेज सेम स्पीड से घूमेंगे जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो बॉड M1 है, जितना M1 हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उतने M2 करेगा, उतने हमारे पास M3 करेगा, उतने M4 करेगा। और वो सारे हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम कवर कर रहे हैं, उनकी जो हमारे पास एंगुलर स्पीड है वो भी सेम। मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं, हम क्या काम करते हैं, हम सबसे पहले मैस का टॉर्क निकालते हैं। पहले मैस का जो टॉर्क होगा, हमने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी बॉडी हमारे पास रोटेट कर रही होती है तो वहां पे जो टॉर्क पैदा होता है, जो भी हमने रीड वो पढ़ के आया है, वो हमारे से होता है mr² इंटू अल्फा। अगर ये बॉडी 1 है, मैस वाले, तो M1 R1 अल्फा 1 होगा। और अगर हम दूसरे मैस का टॉर्क देखें तो वो क्या होगा, टॉर्क 2, और उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास M2 R2 का स्क्वायर इंटू अल्फा 2। और इसी तरह हमारे पास जो मैस N होगा उसका जो टॉर्क देखें तो उसका क्या होगा हमारे पास, टॉर्क N इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फा है। ये बॉडी मेरे पास रिजिड है, और रिजिड बॉडी के ऊपर जो हर मैस होता है वो हमारे पास सेम एंगुलर स्पीड से घूमता है, क्योंकि आप जिस रिजिड बॉडी को इस तरह घुमाते हैं तो उसके ऊपर जितने मैसेज होते हैं वो सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं। तो अगर वो सेम स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो भी हमारे पास सेम एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो पार्टिकल 1 के अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वो बराबर है एक्सेलरेशन 2 के, फिर एक्सेलरेशन 3 के, और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे जो है हमारे पास बराबर हैं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन अल्फा n के बराबर है, और अल्फा n किसके बराबर है, जनरल एक्सेलरेशन अल्फा के बराबर है।
तो फिर आप यही कर सकते हैं कि अल्फा 1 की जगह पे भी अल्फा पुट कर सकते हैं, अल्फा 2 की जगह पे भी अल्फा पुट कर सकते हैं और अल्फा n की जगह पे भी अल्फा पुट कर सकते हैं। अब हमारा काम क्या रह गया? हमारा काम सिंपल ये रह गया कि हमने इस पूरी बॉडी का टॉर्क मालूम करना है। तो बेटा टोटल टॉर्क के लिए आपने क्या काम किया? आपने सारे टॉर्क्स को सम अप कर लिया, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क n। अब यहाँ पे टॉर्क 1 की जगह पे टॉर्क 1 का फार्मूला m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा 1 और टॉर्क 2 की जगह पे टॉर्क 2 का फार्मूला m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा 2 प्लस इस तरह हमारे पास जो टॉर्क n है उसका फार्मूला mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा n। अब आपको मैंने बताया है यहाँ पे कि अगर बॉडी हमारे पास रिजिड है तो यहाँ पे सारे जो पार्टिकल्स है वो हमारे पास सेम वेलोसिटी सेम एक्सीलरेशन के साथ मूव करेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 ये सारे एक्सीलरेशन बराबर है, तो फिर मैं यहाँ पे काम ये करता हूँ कि अल्फा 1 की जगह पे भी अल्फा पुट कर देता हूँ और अल्फा 2 की जगह पे अल्फा पुट कर देता हूँ और अल्फा n की जगह पे भी अल्फा पुट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारी टर्म के अंदर अल्फा 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 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इन सारी टर्म के अंदर से अल्फा कॉमन ले लेता हूँ। तो पीछे हमारे पास इस टर्म के अंदर हमारे पास क्या बच गया, m1 r1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया m2 r2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या बच गया mn rn का स्क्वायर और ये अल्फा कॉमन आ गया। अगर देखा जाए तो ये पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीसरे का या और ये हमारे पास लास्ट पार्टिकल mn का स्क्वायर, ये हमारे पास लास्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये हमारे पास सारी जो टर्म है वो हमारे सो रही है एडअप। और हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास एक जैसी टर्म एडअप हो रही होती है तो उनको एडअप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सिग्मा, समेशन का साइन, समेशन का साइन लिया और हमारे पास एडअप क्या चीज हो रही है, हमारे पास एम आर स्क्वायर एडअप हो रहा है, तो एम आर स्क्वायर मैंने एडअप किया और ये एडअप हमारे पास जो हो रहा है तो मैंने इसको जनरल टर्म देने के लिए मैं इस m के साथ i लगाऊंगा, r के साथ भी i लगाऊंगा और ये जो जनरल टर्म है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि i1 स्टार्ट कहां से हो रही है, 1 से, और ये कहां तक जा रही है n तक, m जो i है वो स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके n तक, तो मैंने लिखा है एम आर स्क्वायर जो है वो स्टार्ट हो रहा है i1 से n तक और यहाँ पे ये जो हमारे पास साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई अल्फा। तो मैंने इन सारी टर्म को क्या किया, एडअप किया, एडअप करके मैंने यहाँ पे इसको एक सिंगल टर्म की फॉर्म के अंदर लिख दिया। ये जो सिंगल टर्म है इसके अंदर जो सिग्मा है वो ये शो करता है कि सारी टर्म ऐड हो रही है, कौन कौन सी, एम आर स्क्वायर, और ये कहां से स्टार्ट हो रही है, i1 से लेके n तक हो रही है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे जो टर्म है हमारे पास समीशन एम आई आर आई का स्क्वायर और i1 से लेके n, ये हमारे पास है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पूरी बॉडी का जितने पार्टिकल मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस करता हूं i से, तो ये बनेगा हमारे पास i मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ अल्फा। तो टॉर्क, टोटल टॉर्क किसके बराबर है, टोटल टॉर्क हमारे से बराबर है i अल्फा के बराबर है। तो ये बेटा आपके पास ओवरऑल रिजिड बॉडी का टॉर्क था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेगुलर और ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स या हमारे पास रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बुक के अंदर इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिंपल आपका जो जिस जगह पे ये टॉपिक मेंशन किया हुआ है, अगर वहां आप साइड बॉक्स देखें तो साइड बॉक्स के अंदर सिंपल कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दी हुई है, जैसे कि आपको थिन रॉड है, थिन रॉड का ये सेंटर है और सेंटर के ऊपर जो इस सेंटर के अलावा इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका उसने फार्मूला दिया हुआ है कि वो हमारे पास है I इज इक्वल टू 1/12 ml का स्क्वायर। L जो है वो हमारे पास इस पूरे रॉड का हमारे पास लेंथ है। ये सिंपल आपने इस फार्मूला याद रखना है एमसीक्यूज के लिए और आगे जाकर न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होंगे। और दूसरा हमारे पास है थिन रिंग और हुक। बड़े जो थिन रिंग है वो हमारे पास सिंपल रिंग होती है जो हम अपनी उंगली के अंदर पहनते हैं, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमारे पास है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि जो रिंग होती है, रिंग का जो सारा मैस होता है वो हमारे पास उसके बिल्कुल बाउंड्री के ऊपर मौजूद होता है। जैसा कि ये मेरे पास कैप है, कैप अंदर से खाली है और उसका जो सारा का सारा मैस है वो उसकी बाउंड्री के ऊपर मौजूद है। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारे पास होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इस तरह मेरे पास आता है डिस्क। बड़े जो डिस्क होती है वो भी हमारे पास होती तो हमारे पास सर्कल टाइप ही है, लेकिन वो हमारे पास अंदर से सारी की सारी फील्ड होती है मैस से। उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड डिस्क का या सिलेंडर का होता है I इज इक्वल टू 1/2 mr का स्क्वायर।
मीन क्या है, मार स्क्वायर का हाफ। और जो हमारे पास सॉलिड स्फीयर होता है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो बेटा ये आपने सिंपल फार्मूलाज याद रखने कि थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है, सॉलिड डिस्क का क्या है, और हमारे पास रिंग का क्या है, और सॉलिड स्फीयर का क्या है। और अगर आप ये फार्मूला याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे और एमसीक्यूज भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफिज।